नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई है। भारत के राजनीतिक इतिहास का आज एक बहुत अहम दिन है, बहुत इम्पोर्टेंट डे है। और जब इतने अहम पहलू में, ऐसे बिंदु पर, ऐसे समय के एक ऐसे पड़ाव पर आप खड़े हों, जबकि देश के इतिहास में एक विलक्षण घटनाक्रम हो रहा हो जिसे सालों साल तक पढ़ा जाएगा, तब मीडिया कर्मी के तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इतिहास में वो दर्ज कराएं जिससे आपको 100 साल बाद भी कोई पढ़े या आपको सुने या आपके बारे में जाने तो ये ना कह सके कि आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। आज का वीडियो बहुत सारे लोगों को निराश कर सकता है, क्योंकि ये वीडियो आज के जो वातावरण है, चार्ज एटमॉस्फेयर है, आदमी या तो प्रो कांग्रेस चाहता है या प्रो बीजेपी चाहता है या प्रो लेफ्ट चाहता है, उसके बीच में बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड करने लायक नहीं लगेगा। अगर किसी एक की बैशिंग करो तो लोगों को लगता है इसको फॉरवर्ड कर दिया जाए, लेकिन फिर भी मैं आज बात करूंगा। आज हम समझेंगे कि राहुल गांधी के मामले में जो कुछ भी हुआ वो लोकतंत्र के लिए किस तरह खतरनाक है और हमारे लोकतंत्र के लिए इसकी सीख क्या है, ये क्या लेसन है, क्या पाठ है जो 70 साल बाद इस लोकतंत्र को पढ़ने की जरूरत है। हम ये समझेंगे कि इसमें अब आने वाले समय में क्या हो सकता है, राजनीति की दिशा क्या होगी, राहुल गांधी का अपना भविष्य क्या होगा, मोदी सरकार पे और आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, और सबसे ऊपर इस देश का लोकतंत्र इस पूरे मामले में कैसे एक्सपोज हुआ है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। जब मैं वीडियो को इंट्रोड्यूस कर रहा था तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक मीटर चल रहा होगा और वो समझने की कोशिश करेंगे, अच्छा अब ये तो यही बोलेगा, लोकतंत्र बोला मतलब अब ये मोदी जी के खिलाफ बोलने वाले वगैरह वगैरह। लेकिन हम जब जिस लोकतंत्र को निभा रहे हैं, हमारे पास जो लोकतंत्र है, जो संविधान हमको बाबा साहब ने दिया, उस संविधान में बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। एक आदमी कुछ गड़बड़ करेगा तो दूसरा आदमी उसको रोकेगा, दूसरा आदमी कुछ गड़बड़ करेगा तो तीसरा रोकेगा, क्योंकि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, जो मानवीय अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कमजोरियाँ, खूबियाँ सब में होती हैं, और किसी भी एक व्यक्ति को या एक संस्था को आप अत्यधिक शक्ति दे देंगे और उसको रोकने के लिए किसी को नहीं रखेंगे तो वो काबू से बाहर हो जाएगा। ये जो राहुल गांधी भुगत रहे हैं, ये इसी तरह की एक जो सीमा है, राजनीति में सीमा लांघना, उसके चेक्स एंड बैलेंसेस को डिस्टर्ब करने की सजा भुगत रहे हैं। एक केस था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जो लोग 2 साल के लिए अगर उनका कन्विक्शन हो गया है, यानी उनको सजा सुना दी गई है, तो उनकी मेंबरशिप तत्काल प्रभाव से खत्म कर देनी चाहिए। जब ये संदेश आता है तो हम जैसे लोग, जो पॉपुलिस्ट लोग हैं और जो हमारे दिमाग के बहुत सारे लोगों की कंडीशनिंग होती है, वो एक पॉपुलिस्ट मूव होता है कि हाँ भाई ठीक है, नेता तो गड़बड़ करते हैं, क्यों नहीं, इनको सजा क्यों नहीं होगी, हमको क्यों होगी, ये सब बातें। उस पूरे के पूरे मामले में राहुल गांधी को लगा कि ये तो गलत है भाई, अगर कोई आदमी गलती कर रहा है तो उसकी सदस्यता जानी चाहिए। अगर एक बार साबित हो गया कोर्ट से कि कोई अपराधी है तो वो संसद में क्यों हो। लेकिन जो लोग मैच्योर लोग थे, कांग्रेस पार्टी में समझदार लोग थे, जो लोग इसके दुष्परिणाम को समझते थे, वो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक अध्यादेश लाने जा रहे थे। उनको लगता था कि इस तरह से 2 साल की सज़ा इस देश में कभी भी कहीं पे भी सुनाई जा सकती है, किसी भी तरीके से किसी को सुनाई जा सकती है, और इस तरह से इस देश में जो कानून बनाने वाले लोग हैं
उनके फैसलों को प्रभावित किया जा सकता है, उनको डराया जा सकता है, उनको धमकाया जा सकता है। जो हम आज ईडी सीबीआई का रोज रोना रोते हैं, इस तरह की स्थितियों में आसानी से किसी भी को भी, जिसको लोगों ने 2 करोड़ लोगों ने जिसको वोट दे के भेजा है, 3 करोड़ लोगों ने वोट दे के भेजा है, उसको आप झट से संसद से बाहर कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका जो लोकतंत्र है वो तो थानेदार का गुलाम हो गया, एसएसपी का गुलाम हो गया। जो भी आप डेजिग्नेशन दे दें, वो किसी आदमी पे एक मुकदमा करेगा, उस मुकदमे के खिलाफ एक बढ़िया सा केस तैयार करेगा और अदालत में जज साहब अगर मान लीजिए प्रभावित हो गए, देखिए जज साहब सारे क्वालिटी फैसले देते हैं, ऐसा अगर होता तो कॉलेजियम सबको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाता। सुप्रीम कोर्ट जांच करता है ना कि भाई ये जज साहब के फैसले बहुत बेकार होते हैं, इनके बहुत अच्छे होते हैं, इनके ज़्यादा फैसले अच्छे होते हैं, इसलिए हम इनको प्रमोट करें। इसका मतलब खराब फैसले देने वाले जज भी होते हैं। इस तरह के जज भी होते हैं जो बहुत सारी परिस्थितियों से, वातावरण से, दूसरी चीज़ों से प्रभावित होते हैं। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है कि अगर आपके यहाँ पे कोई भी एक मुकदमा दर्ज करे, एक शिकायत दर्ज करे और आपको तुरंत जेल में डाल दिया जाए। और बहुत सारे अपराध हैं इस देश में जिनकी सज़ा 2 साल है और मजिस्ट्रेट ने 2 साल की सज़ा सुना दी और आप गए जेल में। तो इसको रोकने के लिए मनमोहन सिंह एक कानून ला रहे थे। उस कानून में वो अध्यादेश था जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि वैसी गिरफ्तारी को रोक दिया जाए। अब राहुल गांधी जो है यहाँ मैच्योरिटी की कमी उन्होंने स्पष्ट दिखाई, कई मामलों पे दिखाते हैं, और उन्होंने कहा नहीं ये कानून नहीं चलेगा, फाड़ दिया उसको। उसका विरोध किया, अंदर पार्टी की मीटिंग के अंदर विरोध किया, और विरोध करने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो नहीं चलेगा, इससे तो पार्टी का मैसेज खराब जाएगा, हमारे उसूलों के खिलाफ है, वगैरह वगैरह। और जिसको कन्विक्शन हो गया उसकी सदस्यता जानी चाहिए। लोगों ने उनको समझाया, देखिए, लेकिन राहुल गांधी की उस गलती के कारण लालू यादव हैं, आजम खान का बेटा, अनगिनत पॉलिटिशियंस 2-2 साल की सजा सुनाकर जेल में डाले जा चुके हैं। उस देश में, जिस देश में समाज धर्म के आधार पर 2 हिस्सों में बटा हो, उस देश में जिसमें समाज विचारधाराओं के आधार पर बटा हुआ हो, उस देश में जिसमें लोग छोटी छोटी चीज़ों के कारण एक दूसरे के खून के प्यासे हों, उस डिवाइडेड सोसाइटी में अगर किसी को लगता है कि जुडिशरी और जो आपका प्रोसिक्यूशन है वो इस वातावरण से अप्रभावित होंगे, तो वो बहुत बड़ी खामख्याली में है। राहुल गांधी की इस गलती के कारण, और ये हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। अजय माकन कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे थे। सौभाग्य से उस वक्त मीडिया इंडिपेंडेंट था, तो राहुल गांधी ने जब पर्चा फाड़ा तो विनोद दुआ ने लिखा कि ये किस तरह का जो है ये बचपना किया है, और उन्होंने बहुत बुरी तरह से राहुल गांधी को लताड़ा था अपने शो में। एनडीटीवी में होते थे उस समय। वो राहुल गांधी जाते हैं वहाँ पे, वो अजय माकन पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँच जाते हैं, और जाके पार्टी की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पार्टी का ही जो सरकार लेके आ रही है अध्यादेश, उसके खिलाफ बयान देते हैं। आप सुन लीजिए, मैं वो लगा रहा हूँ आपको। I called up Makan ji and I asked him what is going on, what are you doing? I had some work with him, and he said that I'm here with the press, meet the press. And I said क्या बातचीत हो रही है? So he said, well, ordinance के बारे में बातचीत हो रही है. So I said what? And he sort of gave me the explanation. He gave me the line, right? The political line that everybody will give you. The Congress will give you, the BJP will give you, everybody will give it to you. I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. Okay? The arguments that are being made, and I've heard the arguments, in my organization, the argument that is being made is that we need to do this internally. I'm telling you what is happening internally. We need to do this because
of political considerations. Everybody does this. The Congress party does this, the BJP does this, the Janata Dal does this, the Samajwadi does this, everybody does this. And there's a time to stop this nonsense. And I really feel that it's about time that political parties, mine and all others, stop making these type of compromises. Because if we want to actually fight corruption in this country, whether it's us, the Congress party or the BJP, we cannot continue making these small compromises, because when we make these small compromises, that we compromise everything. So that's my position on the ordinance. तो ये जो गड्ढा खोदा लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी ने अपने लिए नहीं खोदा था, इस देश की संसद को, इस देश की विधायिका को कमजोर कर दिया, न्यायपालिका को उससे मजबूत कर दिया। जो विधायिका को बचाने के लिए एक सेफ गार्ड था सिस्टम में कि न्यायपालिका विधायिका को प्रभावित ना कर सके, उस सेफ गार्ड को बनने जा रहा था, अदालत ने तोड़ा, इन्फ्रिंजमेंट किया। उस वक्त में जो विधायिका थी उसका फर्ज बनता था कि वो डिफेंड करे और चीज़ों को बैलेंस करे। उस काम से राहुल गांधी ने रोक दिया और जो एक असंतुलन खड़ा किया उन्होंने इस देश के लोकतंत्र में, उस असंतुलन का नतीजा आज उनकी अपनी स्थिति है जिसमें उनकी सदस्यता चली गई है। चीज़ें एक तरफा नहीं होती हैं। ये वीडियो जैसे से आगे बढ़ेगा बहुत सारी सही चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। हमारे देश के आज सुप्रीम कोर्ट पे जो बैठे हुए लोग हैं, जो कॉलेजियम है, लगातार एक मांग हो रही है कि जो न्यायपालिका है उसमें जो न्यायाधीश चुने जाएं, उसको चुने जाने का कोई और ज़्यादा रिफाइन सिस्टम होना चाहिए। न्यायपालिका खुद ही चुन लेती है। कल के दिन अगर 6 मुकदमे, 8 मुकदमे में 10 अलग अलग तरह के लोग अगर न्यायपालिका की नीयत खराब हो जाए, देखिए नियम बनते हैं, कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी बुरी भावनाओं का शिकार हो सकता है क्योंकि वो मनुष्य है। अगर आज जैसे आज अब मोदी जी को कहते हैं कि वो ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अरे असीम शक्तियां प्रधानमंत्री को किसने दी? संविधान ने तो नहीं दी है ना। इस देश में धीरे धीरे बदलाव के साथ प्रधानमंत्री के पास उतनी शक्तियां आ गई। अब आप आज उसको लेकर अपना सर पीटते हैं, मोदी जी तो ये कर रहे हैं, मोदी जी तो वो कर रहे हैं। आप मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाते तो 100 FIR हो जाती हैं एक शहर के अंदर। ये शक्तियां कहां से आई? और इसी तरह की शक्तियां, इससे बड़ी शक्ति किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। तो क्या कल से अपने पक्ष में कानून बनाने के लिए, अपने मतलब की फाइल निकालने के लिए कोई न्यायाधीश महोदय मानसिक जो कमियां, जो मनुष्यगत कमियां उनका शिकार हो जाएं और किन्हीं मंत्री जी को लपेट ले और कहे तेरी तो चली जाएगी सदस्यता, पन्ना फला काम कर? कोई सेफगार्ड है? अगर आप संसद, आप एक सेफगार्ड देते हो ना कि संसद के अंदर बैठ के आदमी जो कुछ भी बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई उसके आधार पर नहीं की जा सकती, देते हो ना आप सेफगार्ड। इसीलिए देते हो ताकि निर्भीक होकर आदमी संसद में अपनी बात कह सके। तो राहुल गांधी ने ये जो बैरिकेड तोड़ा, ये जो दरवाजा तोड़ा, इसके कारण आज बहुत सारे लोगों को जेल भेजने के बाद राहुल गांधी की अपनी सदस्यता चली गई है। 1 महीना बचा हुआ है और वो जेल भी जा सकते हैं अगर उनको ऊपर से राहत नहीं मिली। हालांकि इस पे आगे आएंगे हम कि उनको राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। राहत क्यों मिलेगी और क्यों नहीं मिलेगी? आप अगर धारा 499 और धारा 500 जो मानहानि कानून उसको पढ़ें, देखिए जो लोग पत्रकारिता में काम करते हैं वो हर खबर लिखते समय उनके दिमाग में वो कानून चल रहा होता है। उनका ध्यान होता है कि खबर से मानहानि का मुकदमा ना हो जाए, मानहानि का नोटिस ना आ जाए। और मीडिया को सबसे ज़्यादा मानहानि के ही मुकदमे होते हैं उसके ऊपर, जिसको आप डिफेमेशन कहते हैं। तो जो मानहानि का मुकदमा होता है उस मुकदमे में ऐसे कोई समूह की मानहानि नहीं होती है। जैसे चौकीदार चोर कह दिया तो क्या देश भर के चौकीदारों की मानहानि हो गई और वो मुकदमा कर देंगे और उसके आधार पर उनको सजा हो जाएगी? अगर आप मुझसे पूछेंगे, जितनी मुझे कानून की समझ है, तो इन मजिस्ट्रेट साहब का जो फैसला है इस मामले में, इसकी क्वालिटी बहुत खराब है। वो वैसे भी प्रश्नवाचक था कि सारे भगोड़े, चोर, जो भी शब्द इस्तेमाल किया हो, वो मोदी सरनेम वाले ही क्यों होते हैं, ये राहुल गांधी ने कहा।
तो ये तो सवाल पूछा है। इस सवाल में किसी एक व्यक्ति का मान नहीं हरा गया है, किसी सर्वनाम की मानहानि नहीं होती है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये प्ली रखा कि नहीं रखा राहुल गांधी के वकीलों ने, लेकिन मानहानि कानून ऐसे मामलों पर सजा देने का कहीं कोई प्रोविजन नहीं करता है। तो ये एक सीधा सीधा मामला जिसके आधार पर मुझे लगता है कि जैसे ही वो सेशन कोर्ट में जाएंगे, बहुत निचली अदालत का ये फैसला है, मजिस्ट्रेट साहब का फैसला है, जैसे ही वो सेशन कोर्ट में जाएंगे ये फैसला खारिज हो जाएगा। लेकिन अगेन इस फैसले को अगर ऊपर की अदालत स्थगित कर दे या तो रद्द कर दे तो भी सदस्यता तो गई ना। क्यों? क्योंकि आपने उसी कानून को फाड़ दिया जो इस तरह के मामलों में सदस्यता जाने से रोकता था। किसी भी सांसद विधायक को आपने बहुत वल्नरेबल और कमजोर बना दिया। वो आजम खां का बेटा था रामपुर में, गई सदस्यता। अगर किसी को टारगेट कर ले, जब सरकार बुलडोजर चला रही है बगैर आधार के, फर्जी मुठभेड़ें होती हैं इस देश में, ऐसी हालत में कोई किसी को सरकार सिस्टम टारगेट कर ले, कितने फर्जी सबूत प्लांट किए जाते हैं इस देश में अलग अलग जगहों पे, हम सब जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने वहां पे नहीं, हमारे उसूल, अरे उसूल का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप सारे उसूल तोड़ दो। इसी तरह से आपने देखा होगा कि नहीं, विधायकों को तनख्वाह बहुत मिलती है, कैंटीन में खाना सस्ता मिलता है माननीयों को, इसको लेकर सोशल मीडिया पे कैंपेन चलता है। अरे भाइयों, वो उस 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमाने वाले के लिए सुविधा नहीं है, वो उसके लिए सुविधा है जो धरती का बेटा, अगर आप मुझे कल के दिन चुन के भेज दें 1 मिनट के लिए, फर्ज कीजिए मुझे 100 लोगों को कम से कम रोज मेरे पास मिलने आएंगे एप्लीकेशन देने के लिए, विधायक के तौर पर उनको चाय पिलानी पड़ेगी। भत्ता नहीं दोगे तो मैं उनको कहां से पिलाऊंगा? मैं पूरे दिन जितनी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में शादी ब्याह होंगे उसमें जाऊंगा ना, एक लिफाफा तो दूंगा, नहीं भी दूंगा तो पेट्रोल फूंक के तो जाऊंगा, जेब से जाऊंगा। आपको भत्ता देना चाहिए। और अगर इसका मतलब ही आपने ये कर दिया कि इस देश में गरीब आदमी को चुनाव जीत के आने का लाभ ही नहीं है, क्योंकि वो चुनाव जीत के आएगा तो वो तो लुट जाएगा, वो तो खर्चे करते करते परेशान हो जाएगा। तो सरकार को जो उसको पैसे देने चाहिए, जनप्रतिनिधि को, जो उसका हक है, गरीब हो या अमीर, उस पर भी लोग विवाद खड़े करते हैं ना जी, ये तो इनको तो सांसदों को सस्ते में खाना मिल रहा है। अरे भाई, सस्ते में खाना मिल रहा है तो वो आप ही का काम कर रहा है। जितने कर्मचारी काम करते हैं अलग अलग कंपनियों में, उनको वहाँ पे कैंटीन में सस्ता खाना मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन एक बना हुआ है, और उसी तरह के एक मुहावरे में राहुल गांधी फंस गए। एक जो मैच्योरिटी होती है, बड़ा विजन होता है। एक विधायक की सैलरी अगर नहीं बढ़ेगी, सांसद की सैलरी नहीं बढ़ेगी, सांसद केवल हाजिरी लगा के नहीं चला जाता ना, उसके बहुत सारे काम जुड़े हुए हैं। माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे लोग मुझसे असहमत होंगे। उसको जो भत्ते मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी भत्ता मिलता है, हर आदमी जाता है, एक चिट्ठी लिख दिया आपने, लेटरहेड फ्री में आता है, पेन फ्री में आता है, एक जो अंदर बैठ के कर्मचारी टाइप करता है वो फ्री में आता है, कंप्यूटर फ्री में आता है। भाई, आपको वो सारी चीज़ें, दफ्तर भी खोल के बैठना पड़ेगा। तो ये जो सारी की सारे जो खर्चे हैं, सुविधाएं हैं, आधी रात को आप कहते हो यहाँ खड़े हो जाओ, अतिक्रमण टूट रहा है, तो नेताजी पहुँच जाते हैं, तो ये खर्चा आपको देना पड़ेगा ना। तो इसी तरह के बहुत सारे इस देश में पॉपुलर टाइप के मुहावरे इस देश की डेमोक्रेसी को बदनाम करने के लिए फैला दिए गए हैं। उसमें से एक ये था जिसमें राहुल गांधी फंस गए। अब मसला ये है कि राहुल गांधी को इस मामले में, जैसा मैंने बताया कि ऊपर के कोर्ट से राहत मिल सकती है, लेकिन केजरीवाल का केस याद आता है। अरुण जेटली की मानहानि का मामला था। प्रशांत भूषण ने केजरीवाल को इशारा किया कि आप माफी मत मांगना कोर्ट में। केजरीवाल ने माफी मांग ली, और उन्होंने ये भी मतलब निकाला कि ये प्रशांत भूषण मुझे फंसाना चाहता था, खुन्नस पाल ली उसकी। उन्होंने बाकायदा इसका जिक्र किया बाद में कि प्रशांत भूषण चाहता था कि मैं जो है माफी ना मांगूं और मैं जेल चला जाऊं, मुझे जेल भेजना चाहता था। आप याद कीजिए, अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते तो अगली अदालत में अपील करने का भी उनके पास अधिकार नहीं था, क्योंकि वो अपनी गलती खुद मान चुके हैं। जब आपने गलती मान ली, उसको गलत या सही कैसे बताओगे? तो कुल मिला के ये जो मामला, अब बचा पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इसका असर कांग्रेस पार्टी पे क्या पड़ेगा। दो तरह के विश्लेषण हैं। एक विश्लेषण यह है कि राहुल गांधी के कमजोर पड़ने, उनके जेल जाने से, जिसकी बहुत रिमोट संभावना है, फिर भी एक्सपर्ट इस पर बात कर रहे हैं,
तो राहुल गांधी के कमज़ोर पड़ने से, जेल जाने से क्या होगा, एक ये विश्लेषण है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस बिखर जाएगी, कांग्रेस में फिर से बहुत सारे गुट निकल आएंगे, ये हो जाएगा। जाहिर बात है बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि कांग्रेस को किस तरह से इस मौके का फ़ायदा उठा के कमज़ोर कर दिया जाए। ये राजनीति है, इसमें दया माया नहीं होती है। लेकिन दूसरा पहलू भी है, ये भी हो सकता है कि लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी कांग्रेस, जो अपने घरों दफ्तरों में बैठी होती थी, कलफ का कुर्ता लगा के जाती थी, मीटिंग में जाके फिर घर आ जाती थी, जैसे हिंदुस्तान के लेफ्ट वाले हैं, जो मजदूर जिला विला स्तर पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो टॉप की लीडरशिप है उसमें कई हलचल दिखाई नहीं देती। दुनिया भर की गालियां वामपंथियों को इस देश में अलग अलग फोरम पे दी जाती हैं, कभी आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी होगी, वो शांति से सुन रहे हैं, उनको लगता है मेरा चैन खराब नहीं होना चाहिए। उसी तरह से कांग्रेसियों का भी था। ये जो राहुल गांधी ने यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद से गतिविधि दिखनी शुरू हुई। अब उनका नेता अगर जेल जाता है तो वो गतिविधियां और मजबूत होंगी और कांग्रेसी सड़क पे आएंगे। ये जो तपन है जिससे निकल के वो आएंगे, वो उनको कहीं ना कहीं मजबूती देगी। संसद से राहुल गांधी का बेदखल होना, इसमें कोई कहता है स्पीकर की गलती है, नहीं गलती है, क्योंकि अगर स्पीकर उनको नहीं निकालते तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले जाते। सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश था। तो ये कहना कि बिरला साहब ने जो है, ये भी बहुत लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, नहीं, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई रोक। अब सबसे बड़ी बात यह होने वाली है कि इस पूरे के पूरे परिदृश्य के बाद में कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर उभरती दिख रही है और उसको सड़क पे आना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ एक बड़ी रणनीति में बीजेपी की बदलाव होने वाला है। अब आप बीजेपी को उस सेक्टेरियन राजनीति के अलावा उस धर्म की राजनीति और दूसरी राजनीति के जरिए सत्ता में आते हुए शायद ना देख पाएं, क्योंकि इस तरह के मामले, राहुल गांधी के मामले, दूसरे मामले, दूसरी विपक्षी पार्टियां भी आ रही हैं, तो एक ऐसा माहौल बन रहा है जो ये दिखाता है कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। भले ही कानून राहुल गांधी ने ऐसा करवा दिया हो जो कि खुद नेताओं के खिलाफ होता हो, लेकिन उसका दुरुपयोग या उपयोग जो भी करें वो करती हुई तो बीजेपी दिख रही है। आज बहुत सारे लोग, लालू यादव, ये कितने लोग हैं जो जेल में जा चुके हैं, लंबी लिस्ट है, उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वो सब लोग अगर गए राहुल गांधी की इस गलती के कारण हैं, तो उसका ये जो राहुल गांधी ने ठील छोड़ी थी, उसका दुरुपयोग तो किसी और ने किया है। तो एक जो धीरे धीरे परसेप्शन बनता जा रहा है, वो खतरनाक संकेत देता है, जो मोदी जी के लिए अगर उनकी छवि एक विलेन वाली बन जाती है, एक ऐसे व्यक्ति की बन जाती है जो सत्ता की ताकत का इस्तेमाल करके जिसकी चाहे गर्दन काट दे रहा है, तो बहुत मुश्किल होने वाली है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, मोदी हटाओ देश बचाओ लिख के पोस्टर अगर आम आदमी पार्टी सड़क पे लगा रही है, इसमें गिरफ्तारियां हो जाना, 100 FIR एक दिन में हो जाना एक शहर में, आप क्या संदेश दे रहे हैं? आप अच्छा संदेश दे रहे हैं, गलत संदेश दे रहे हैं। तमाम सारी लोगों के खिलाफ ईडी जाना, जिसमें पता चलता है ईडी की जो रेड हो रही है, सिर्फ 2-4% बीजेपी के लोग हैं, बाकी सारे दूसरी पार्टियों के लोग हैं। इससे क्या संदेश जाता है? जिसने विरोध किया, जिसने आवाज़ उठाई, उसके खिलाफ मुकदमे हो गए। किसी के घर, विरोधियों के घर पे कहीं बुलडोजर चल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, कॉलेज तोड़े जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी तोड़ी जा रही हैं, जो विरोध का नेता था। और ये सारी चीज़ें पूरे देश में अलग अलग तरीक़ों से हो रही हैं। एक पत्रकार ने रोटी नमक, मैं कई बार बोलता हूँ, उसने खबर छाप दी भाई कि रोटी में नमक मिल रहा है मिड डे मील में, तो उसके खिलाफ वो कानून लगा दिया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून होता है, जो UAPA लगा दिया, जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाया जाता है। तो ये जो चीज़ें सारी देश में चल रही हैं, और मैं आज जब राहुल गांधी के पुराने बयान निकाल रहा था, मुझे अफसोस होता है, उस वक्त मीडिया बहुत आज़ाद था, सरकार पर खुलकर बोल सकता था और हमले करता था। मैंने जैसे विनोद दुआ का आपको उदाहरण दिया, उन्होंने बेबाक टिप्पणी की राहुल गांधी के ऊपर। इस तरह की 50 चीज़ें हम देख रहे हैं, वो चीज़ें अब गायब हैं। तो ये चीज़ें जब बनती जा रही हैं, हालात जिसको आप अघोषित इमरजेंसी कहते हैं, अगर इस तरह से 1-1, 2-2, 4-4 करके उदाहरण इन आरोपों की पुष्टि करते हुए दिख जाएंगे, तो मोदी जी के लिए भी बहुत समस्या खड़ी होने वाली है।
इस देश में बांग्लादेश के 2 टुकड़े करके दुर्गा जिन इंदिरा गांधी को बोल दिया गया था, उन इंदिरा गांधी को लोगों ने सत्ता से बाहर फेंक दिया था क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। लोकप्रियता से कुछ नहीं होता। वही दौर था। 71 में तो लड़ाई जीती थी, 75 में इमरजेंसी लगाई थी। इसलिए बहुत स्थिति पॉलिटिकली जो है ना, मैं पॉलिटिकल एनालिसिस इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि फिर वो लोगों को कुछ और चाहिए। खैर, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।